अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए बच्चों? तो इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस, इसको हम पूरा अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इसकी क्या प्रिपरेशन के बारे में। समझ गए बच्चों कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो वो देखते हैं हम। और ये है फ्रॉम क्रोमेट, ठीक है, ओर। कौन सा ओर? क्रोमेट ओर। मतलब इसका जो प्रिपरेशन होता है वो क्रोमेट ओर से होता है। तो देखो बच्चों, क्रोमेट ओर ये होता है, जो क्रोमेट ओर है वो है FeO इंटू Cr2O3। समझ गए ना? हम इसके 4 मोल लेंगे, प्लस इसको हीट किया जाता है Na2CO3 के साथ, इसके 8 मोल प्लस 7O2। ओके, जब इसको हीट किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है इसके साथ, तो बनता है देखो 8Na2। हमारे पास Cr है 8, तो ये हो जाएगा Cr और O4। इस तरह का एक येलो कंपाउंड मिलता है येलो सॉलिड, ठीक है बच्चों, जो कि क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। ये है प्लस, अब इसमें बचा क्या, Fe2O3, ये बचेंगे 2 मोल। ओके, और ये जो होता है ब्राउन सॉलिड होता है, ये है, और नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। समझ गए ना? ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा। इसके अलावा इसमें बचता निकल जाता है 8CO2 गैस। समझ गए बच्चों कि ये है हमारे पास, ये है क्रोम आयरन स्टोन। इसको एक नेम से और जानते हैं, क्रोम आयरन स्टोन या क्रोमेट ओर है बच्चों ये। तो इसको बेसिक मीडियम में, ये बेस होता है Na2CO3, तो जब हम इसको बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो बेसिक मीडियम में स्टेबल कंपाउंड Na2CrO4 बनता है, जो येलो सॉलिड होता है और ये वाटर सॉल्यूबल होता है। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों मिक्स हैं, ब्राउन सॉलिड मीन्स फेरिक ऑक्साइड और ये, तो इनको पहले क्या करते हैं, वाटर में सॉल्यूबल कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो Na2CrO4 है, ओके, ये इस फॉर्म में सॉल्यूबल हो जाता है 2Na प्लस CrO4 2-, एक येलो क्या बन जाता है, येलो सॉल्यूशन। ठीक है, और प्लस ये जो Fe2O3 है, ये क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल, इसे हटा दिया जाता, फिल्टर कर दिया जाएगा। ओके, फिर हम इसके बाद कि जो हमारे पास एक येलो सॉल्यूशन बना, इसको फिर H2SO4 में एसिडिफाइड किया जाता है। अब देखो बच्चों, जब एसिडिफाइड किया जाता है ना, तो जो क्रोमेट आयन है वो बेसिक मीडियम में तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही एसिडिफाइड किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 और प्लस क्या, H2। मतलब इस पूरे में इसके 2 मोल्स यूज हो जाते हैं। ये भी येलो होता है, सॉरी, अब ये जो बना हमारे पास, ये जो कंपाउंड बनता है, ये है क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। समझ गए? ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज होता है। कैसा होता है बच्चों, ऑरेंज कलर का। ओके, तो ये इस तरह से ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनता है। फिर इसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है KCl के साथ बच्चों। ठीक है, तो बनता है फिर क्या, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये जो बना हमारे पास, ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में बन जाता है। तो ये है ऑरेंज सॉल्यूशन मिलता है, बाद में से क्रिस्टलाइज्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिलते हैं K2Cr2O7। यही है हमारा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए बच्चों, जो कि ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं। आपने देखा होगा
लैब में रखा रहता है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है ये। जबकि Na2Cr2O7 को अगर क्रिस्टलाइज्ड करें ना बच्चों इसको, ठीक है, तो इसमें क्या बनता है Na2Cr2O7 इंटू 2H2O। तो ये एक हाइग्रोस्कोपिक या कहें कि डीलिक्विसेंट जो है एक सॉलिड है, और इसमें इस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, इसीलिए जो है इसका ज़्यादा यूज़ टाइट्रेशन में नहीं होता, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन बना लें और रख दें तो कुछ समय बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ सकता है, इसीलिए इसको पहले दोबारा बैक टाइट्रेट करके ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं टाइट्रेशन में, और एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ये यूज़ होता है। ओके, एक ऑक्सीडाइजर की तरह। तो ये था कुल मिला के हमारा प्रिपरेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से क्रोम आयरन स्टोन से इसकी प्रिपरेशन की जाती है बच्चों। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, समझ गए ना। इसकी जो जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये एक ऑरेंज, ठीक है, रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों। आप देखोगे कि इसके जो क्रिस्टल हैं एक ऑरेंज रेड से दिखते रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये मॉडरेट सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर। इसका वाटर में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक मॉडरेट सॉल्यूबल होता है ये, और फेयरली सॉल्यूबल इन, ठीक है, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट। दूसरा होता है इसमें इसका डिकम्पोजिशन देखें बच्चों, ठीक है। डिकम्पोजिशन मीन्स हम इसको हीटिंग इफेक्ट देखें कि इसको हीट करें तो क्या होगा। तो देखो, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज्ड हो जाता है, और K2Cr2O7 को अगर आपने हीट किया, डिकम्पोज्ड किया, तो ये चेंज हो जाता है K2CrO4, ठीक है, प्लस Cr2O3 और प्लस 3/2O2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि ये हाई टेम्परेचर में क्या है, स्टेबल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, समझ गए ना। अब हम आते हैं आगे इसकी। तो ये तो डिकम्पोजिशन था इसका, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि K2Cr2O7 के रिस्पेक्ट में जो K2CrO4 है वो हाई टेम्परेचर में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए तो ये चेंज हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है pH इफेक्ट। समझ गए ना। तो आप देखोगे कि मीडियम का pH चेंज करने से जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमेटाइन और डाइक्रोमेटाइन इस तरह से एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इससे सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज आता है। जैसे देखो, अगर हम पहला लेते हैं Cr2O7 डाइक्रोमेट है, आयन है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर है बेसिक मीडियम। ये क्या है, बेसिक मीडियम। कि यहाँ का मीडियम क्या रखा जाए, बेसिक। मतलब ये बेसिक मीडियम कितना होगा, ग्रेटर देन 7, मतलब ये है 8 या इस तरह का 9 जो है ये है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम जब pH जो है ग्रेटर देन 7 होता है तो ये चेंज हो जाता है CrO4 2- ये। तो देखो ये है ऑरेंज कलर का, ठीक है, ये है ऑरेंज कलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसका बेसिक मीडियम किया ना तो ये येलो हो जाता है पूरा सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेसिक मीडियम में दज हम ये लिख सकते हैं कि दज CrO4 2-, ठीक है, मोर स्टेबल देन Cr2O7 2- इन बेसिक मीडियम। एक तो यही क्वेश्चन होता है बच्चों कि कौन सा आयन बेसिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि Cr2O7 CrO4 2- में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, क्योंकि CrO4 जो है ना बच्चों, OH जो है सीधा जाके क्रोमियम में अटैक कर देता है और जो CrO-Cr बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और यही रीज़न है कि ये इस तरह से
येलो कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। और बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है बच्चों? CrO4 ओके। अब मान लिया जाए कि CrO4 का सॉल्यूशन रखा है और आपने pH ठीक है लेस देन 4 कर दिया, मतलब यहां पर एसिडिक मीडियम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? एसिडिक मीडियम। कि हम ये कहें कि हमारे पास यहां पर हमने क्या ले लिया? H मीन्स एसिडिक मीडियम 2H प्लस, और यहाँ का जो pH है लेस देन 4, ये हो जाएगा कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो ये जो है ना 2 मोल, इसको हम ऐसा लिख दें Cr2O7 प्लस H2। तो फिर से देखो ये येलो था, ठीक है, और ये किस में चेंज हो गया? ऑरेंज में। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दस Cr2O7 मोर स्टेबल, ठीक है, देन CrO4 इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में अगर हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हम Cr2O7 को कहेंगे ज़्यादा स्टेबल है, और इस तरह से, और बेसिक मीडियम में CrO4 इस तरह से pH का इफेक्ट पड़ता है बच्चों। अब हम ये बता दूं कि मैं कि Cr2O7 समझ गए बच्चों कि यहां पर जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलती है कि यहां पर आपने देखा CrO4 हो ना, ये है ऑरेंज और ये है येलो, है ना। तो इस तरफ OH के कारण, इस तरफ H प्लस के कारण, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट pH इक्वल टू ठीक है कि ये जो pH है ये किस पे एग्जिस्ट होता है? 4 में, और इस समय ये है pH इक्वल टू 4 में ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए ना कि इस pH में ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है और ये pH वैल्यू है कितनी? 4। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। 4 से नीचे करोगे एसिडिक मीडियम आ जाएगा और पूरा ऑरेंज हो जाता है सॉल्यूशन। 8 से 7 से ऊपर कर दोगे तो पूरा येलो हो जाएगा, लेकिन 4 पे अगर pH कर दिया तो ये दोनों का एक नया कलर बनेगा और उस pH पर ये एग्जिस्ट रहेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब चौथा पॉइंट में आते हैं, वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। समझ गए बच्चों? ये क्या है? ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड जैसे NaCl है बच्चों, KCl है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, CaCl2 है। तो इस तरह के सॉलिड जिनमें क्लोराइड होता है, ये उनके लिए यूज़ नहीं होगा जिनमें कोवेलेंट नेचर होता है, जैसे AgCl, ठीक है। इसके अलावा है कि एल्काइल हैलाइड्स हो गए, इनके लिए यूज़ नहीं होगा। केवल किन के लिए यूज़ होता है? आयनिक सॉलिड्स या आयनिक क्लोराइड जो सॉल्ट होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में, उनके कन्फर्मेशन में। अब देखो कैसे होता है, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं कि ये लिया गया NaCl, ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक क्लोराइड सॉल्ट है। यहाँ पर H2SO4 कॉन्सनट्रेट, कौन सा यूज होता है? कॉन्सनट्रेट। तब NaHSO4 और प्लस क्या रिमूव होता है? HCl गैस। ये क्या निकला? HCl गैस। अब इसमें आपने K2Cr2O7 सॉलिड लिया है, समझ गए बच्चों, और यहाँ आता है Cl। अभी हम इसको बैलेंस कर लें पहले, KCl प्लस CrO2Cl2, समझ गए ना। ये क्या है? इस तरह की एक वेपर निकलती हैं, रेड ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन टाइप की होती हैं। तो रेड ब्राउन जो है, ये मैं इसको ऐसे लिख ही देता हूँ, रेडिश ब्राउन। ये है वेपर, और यही क्या कहलाता है बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पर हम देखें कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने HCl की ज़रूरत है, तो यहाँ लगा दो आप 2 KCl, ठीक है बच्चों।
और आपके पास क्लोरीन तो चाहिए 2 4 6, ये हो गए 4 और ये हो गए 4, 2 KCl प्लस Cr, यहाँ 2 लगा दो क्योंकि 2 Cr हैं, तो कुल मिला के क्लोरीन 6 हो गए और प्लस क्या हो जाएगा 3H2O। ये जो रेड एस ब्राउन कलर की जो वेपर्स निकलती हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स। फिर क्या करते हैं, CrO2 Cl2 को NaOH में पास किया जाता है। चूंकि NaOH बेसिक मीडियम आ गया बच्चों, तो तुरंत ये चेंज हो जाएगा Na2CrO4 में। ओके, और इस तरह से यहाँ पर Na2CrO4 बन गया, प्लस और देखो क्या रिमूवल होगा, तो हम यहाँ 4 ले लें इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2NaCl, तो Na पूरे हो गए 4, क्लोरीन 2 थे निकल गए, है ना, क्रोमियम 1 था, ऑक्सीजन चाहिए हमें 4 और 2 6 हैं, जिसमें से 4 निकल गए और प्लस 2H2O। एक ये येलो सॉल्यूशन बन जाता है कि जैसे हम इस वेपर को क्या करते हैं NaOH के सॉल्यूशन में पास करेंगे, तो ये और फिर मिलाया जाता है क्या, CH3COONA प्लस, मतलब यहाँ पर सॉरी लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb प्लस Na2CrO4, तब बन जाता है क्या, PbCrO4 का एक येलो PPT बनता है बच्चों, और प्लस 2 मोल CH3COON। इस तरह से PPT का आना, PbCrO4 का PPT आना ही ये बताता है कि क्या हुआ है बच्चों, इसमें क्लोराइड था। तो इस तरह से ये क्लोराइड इनके टेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन ये बता दूं मैं कि इसका यूज HgCl2, समझ गए बच्चों, PbCl2, FeCl3, AlCl3, AgCl, ठीक है, ये नॉट डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट। समझ गए बच्चों, ये केवल प्योर आयनिक कंपाउंड्स के क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये था हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखो, इसकी और एक दो रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, पहले और बता दूं मैं। इसके बाद आता है रिएक्शन विद H2O2। समझ गए बच्चों, किसके साथ, H2O2 के साथ। इसकी जो रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें कि क्या रिएक्शन होती है। इन ईथर में देखते हैं, किस में देखते हैं कि ईथर में इसकी रिएक्शन H2O2 की क्या रिएक्शन होती है एट लो टेम्परेचर। ये तो देखो बच्चों, ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 पहले तो बनता है, ठीक है, यहाँ पर बन जाता है K2SO4 प्लस H2Cr2O7। ओके, फिर क्या होता है कि ये है H2Cr2O7 प्लस H2O2, तो एक कंपाउंड बनता है CrO5, 2 मोल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, और यहाँ पर हम इसको ले लें 4, है ना, तो 6 7 और 4 11, 11 में से 10 तो ये निकल गए और 5 ये हो गए, तो ये हो जाएगा 5H2O। 4H2 तो H2O2 से एक एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन निकले हैं इससे बच्चों, और एक H2 इससे, तो कुल मिला के कितने बन गए, 5H2। तो ये जो कंपाउंड बनता है बच्चों, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ये कैसा होता है, ब्लू कलर एंड स्टेबल एट लो टेम्परेचर इन ईथर, कि ईथर में जो है ये स्टेबल होता है और लो टेम्परेचर में स्टेबल बना रहता है, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब क्या होता है कि अगर इसका लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग कर दें इस सॉल्यूशन की, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि चेंज हो जाता है 4CrO5 प्लस 6H2SO4, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, और एक क्या बन जाता है, ग्रीन सॉल्यूशन आता है। पूरा सॉल्यूशन चूंकि क्रोमेट आयन बन गया और ये ग्रीन कलर का होता है, तो इस तरह से, और प्लस 6H2O और प्लस 7O2।
कुल मिला के ये है इसका कलर। तो जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग रखते हैं तो ये क्रोमेट आयन जो है CrO5 अपने उसी Cr3+ आयन में चेंज होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो ये किसके साथ रिएक्शन हो गई? H2O2 के साथ बच्चों। ओके, अब हम इसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में आ जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ये जो है बच्चों K2Cr2O7 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। समझ गए बच्चों? ये क्या होता है? इन एसिडिक मीडियम। ओके, क्या होता है ये? एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है एंड यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। समझ गए बच्चों? प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। बट Na2Cr2O7 नॉट यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो दोनों बराबर ऑक्सीडाइजर हैं। Na2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर वही है जो इसकी है, प्राइमरी, नॉट यूज द प्राइमरी स्टैंडर्ड। समझ गए बच्चों? बिकॉज Na2Cr2O7 ठीक है इज डीलिक्यूसेंट। डीलिक्यूसेंट जानते बच्चों? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डीलिक्यूसेंट नेचर की, जो ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी में डिसॉल्व होने लगते हैं, तो डीलिक्यूसेंट होते हैं ये। तो ये डीलिक्यूसेंट है एंड इट्स कंसंट्रेशन चेंज्ड इन लॉन्ग टाइम इंटरवल। समझ गए बच्चों कि अगर हम इसका सॉल्यूशन बना के रख दें तो ये काफ़ी समय बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाते हैं, इसीलिए इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज़ नहीं होता। ये एक क्वेश्चन है और आता भी है कि क्यों नहीं होता, तो ये इसके डीलिक्यूसेंट नेचर के कारण है और इसके कारण इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो इसका सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये यहाँ पर मैं कहूँ कि ये टाइम के साथ क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन K2Cr2O7 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, किसी प्रकार का डीलिक्यूसेंट नेचर नहीं शो करता। और देखो ये Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है Cr3+ आयन में बच्चों और प्लस 7H2O, और ये होता है ग्रीन कलर का इस तरह से, जबकि ये कैसा होता है? ऑरेंज कलर का। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, समझ गए ना? मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू देख के हम इसको कंपेयर करेंगे KMnO4 के साथ। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr3- आयन में चेंज होने का, और ये होता है 1.33 वोल्ट, जो काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह से एक अच्छा ऑक्सीडाइजर यूज होता है। अब देखो ये किसको किस में चेंज, मतलब इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें एक मॉलिकुलर फॉर्म में तो वो एक्चुअली ऐसे दिखेगी, प्लस H2SO4। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करता हूं तो Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस, ठीक है, यहां पर आप देखोगे K2SO4। समझ गए बच्चों? यहां पर 4 क्योंकि SO4 3 और 1 4 प्लस 4H2O और प्लस 3O। यही निसेंट जो है बच्चों ऑक्सीजन जो होती है, यही क्या है? ऑक्सीडाइजर होती है, और इसी के थ्रू K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजर बन जाता है। देखो कैसे? जैसे 2Ki है प्लस H2O प्लस O, ठीक है, यही रहेगा K2Cr2O7 H2SO4 का मीडियम, तो ये चेंज कर देता है 2KOH प्लस I2। कुल मिला के इसमें भी आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 से, इस तरह से। समझ गए? फिर है FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O प्लस
H2SO4 और प्लस O, 2 मोल इसके ले लें तो ये चेंज कर देता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये जो है बच्चों ये है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसी को बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर केवल फेरस आयन में चेंज आता है, फेरिक आयन में चेंज हो जाता है प्लस, बाकी आप देखोगे अमोनियम सल्फेट तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये इस तरह से रहेगा कि Fe2SO4 होल थ्राइस ये हो गया प्लस, और देखो इसमें तो यहाँ पर 13 क्या बन जाएंगे H2O, और इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर चाहो तो, फिर पूरा इक्वेशन आ जाएगा फेरस को। ठीक इसी तरह से तो पहली रिएक्शन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी और देखते हैं, तीसरी होती है Na2SO3 प्लस ऑक्सीजन, तो चेंज कर देता है इसको Na2SO4 में। इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से। ओके, इस तरह से ठीक इसी तरह से अगर SO2 है और ऑक्सीजन होगी और प्लस वाटर, तो इसको किस में चेंज कर देता है, H2SO4 में। तो यहाँ बन जाएगा क्या, H2SO4, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से ठीक इसी तरह से ये है Na2S2O3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, अभी हम देखते हैं तो ये चेंज हो जाता है Na2SO4 प्लस सल्फर। ठीक इसी तरह से H2S प्लस O, तो इसमें भी 3 से मल्टी, तो ये H2O और प्लस सल्फर, तो ये एक मिल्की पीपीटी आता है, हल्का सा पेल येलो कलर होता है उसका, इस तरह से। इसमें भी हम इस तरह, तो इसकी बहुत सारी इस तरह की ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखोगे आप बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी जहाँ पर ये ऑक्सीडाइजर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से K2Cr2O7 प्लस, अगर हम यहाँ पर HCl का यूज़ कर दें बच्चों H2SO4 के साथ, H2SO4 की जगह पर अगर हम क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर दें तो क्या रिएक्शन होगी, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब है कि टाइट्रेशन में हम HCl का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम बनाने के लिए अगर हमने HCl का यूज़ कर दिया तो ये इस तरह से क्लोरीन को ही ऑक्सीडाइज्ड कर देगा और रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम के लिए HCl का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए। अब एक इसका n फैक्टर बता दूँ कि Cr2O7 2- आपने देखा था 2Cr3 प्लस में चेंज हो रहा था, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो n फैक्टर ऑफ Cr2O7 2- पूछ ले बच्चों तो वो होगा 6। अगर इक्विवेलेंट मास पूछा गया है तो मोलर मास अपॉन 6। ओके, इस तरह से। और अगर मैं कहूं कि इसका अगर n फैक्टर पूछ ले HCl का कितना है बच्चों, तो देखो n फैक्टर ऑफ HCl, एक मोल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम देखते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, एक फॉर्मूला होता है एक्सचेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स प्रोसेस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ गए बच्चों? तो 6 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, 14 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो 3/7। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट मास HCl का पूछ लें तो मोलर मास अपॉन 3/7 मीन्स 7m/3। इस तरह से ये HCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाएगा। और हर एक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो क्रोमियम आयन है, मतलब जो डाइक्रोमेट आयन है, वो एक Cr3 प्लस आयन में, तो इन सब रिएक्शंस में n फैक्टर अगर K2Cr2O7 का पूछ ले तो वो तो 6 ही होगा बच्चों। तो इस तरह से इसका जो है आपने देखा, ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्या थी, रिएक्शंस थी। अगर यूजेस पूछ ले आपको इसके, समझ गए बच्चों? अच्छा, मैं पहले स्ट्रक्चर और बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 2- एंड Cr4 2-। तो ठीक है बच्चों, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों आयनों का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं।
तो ये जो होता है CrO माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर O, फिर CrO माइनस डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाल के देखोगे बच्चों, तो ये कितना आएगा 6+, कितना आएगा यहाँ पर 6+, यहाँ पर 6+। एक्चुअली ये हाइब्रिडाइजेशन शो मतलब रेजोनेंस शो करेगा, तो इसमें ये तीनों बॉन्ड जो हैं इस एक क्रोमियम के इस ब्रिज बॉन्ड को छोड़ के, तो यहाँ तीनों ये जो CrO बॉन्ड हैं एक से होंगे बच्चों, क्योंकि ये माइनस चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, तो 1/3 यहाँ पर, 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 1/3 यहाँ पर रहेगा। ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसका, ये होता है 126 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि इन Cr2O7 2-, ठीक है, कितने 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ, समझ गए बच्चों, एंड इन, ठीक है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में और बॉन्ड लेंथ में बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से CrO4 2- का देखें तो ये स्ट्रक्चर होगा, 2 ऑक्सीजन में अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, लेकिन ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। और जो चार्ज है आप देख रहे हैं 2- है, 4 में बट रहा है, तो 1/2 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। इसमें भी जो CrO4, ठीक है, bonds are equal in bond length and समझ गए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में बिल्कुल सेम होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर आपसे यूजेस में पूछ ले तो इन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एज ऑक्सीडाइजर, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लैब में यूज़ होता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन, या तो KMnO4 या फिर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रिपरेशन अगर आप देखोगे, इन पहला यूज़ हो गया, दूसरा है इन प्रिपरेशन, ओके, प्रिपरेशन ऑफ एलम्स, ठीक है, क्रोम रेड, ये है जिंक येलो, इस तरह के कुछ डाइज बनाए जाते हैं ये, ठीक है। तीसरा इन डाइंग, क्रोम टैनिंग, इसमें क्रोम टैनिंग में यूज होता है, ठीक है, कैल्को प्रिंटिंग में, एक्सेट्रा। एंड फोर्थ है जो इसका, वो है क्लीनिशिंग एजेंट फॉर ग्लास वेयर इन लैब। समझ गए बच्चों कि लैब में जो कांच के बर्तन होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से सफाई करने, धुलाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये है किसके बारे में पूरा, K2Cr2O7 बता दिए बच्चों। अब मैं एक और लास्ट बता देता हूँ आपको, और वो है दूसरा जो मेंबर है हमारे पास, समझ गए ना, और ये है हमारा क्या, KMnO4। KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है, परमैंगनेट, इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, ठीक है, तो प्रिपरेशन में आप देखोगे कि ये पायरोल्यूसाइट और होता है मैग्नीज का, क्या होता है, पायरोल्यूसाइट एक और होता है, इससे बनाया जाता है ये। तो ये है KMnO4 + 4KOH
प्लस O2। ओके, तो यहाँ पर K2MnO4 ये बनता है और प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दें और ये जो है डार्क ग्रीन सॉलिड होता है बच्चों। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या है ये? पोटेशियम मैग्नेट, जो कि डार्क ग्रीन सॉलिड होता है। इस तरह से फिर क्या किया जाता है, अब हमें चेंज करना है, तो ये जो है K2MnO4। ठीक है बच्चों, H2O और एसिडिक मीडियम रखा जाता है। यहाँ क्या रखा जाता है? एसिडिक मीडियम। तो ये चेंज हो जाता है KMnO4 प्लस MnO2। समझ गए ना कि यहाँ पर कुल मिला के हमें लेना होगा 3 मोल, तो 2 मोल तो ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा MnO2 और प्लस ये बन जाता है 4KOH। तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन चलता है कि आपने देखा कि एक सिंपली ऐसा लिखा होता है कि MnO4 2 माइनस 3 आयन। ठीक है, एसिडिक मीडियम। तो ध्यान रखें ये चेंज हो जाता है MnO4 1 माइनस प्लस MnO2। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि यहाँ 6 प्लस हैं, यहाँ 7 प्लस हैं, यहाँ 4 प्लस हैं। तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये ज़्यादा मेथड यूज़फुल नहीं है बच्चों K2MnO4 से KMnO4 बदलने में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3/2 मोल तो KMnO4 किस में चला गया, MnO2 में चेंज हो जाता है, इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफ़ी अमाउंट ख़राब हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड होती है कि जो KMnO4 है, K2MnO4, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दी जाए, तो ये चेंज कर देता है KMnO4, इस तरह से 2 ले लें और प्लस 2KCl। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जितने अमाउंट KMnO4 या फिर 2K2MnO4 प्लस, ठीक है बच्चों, H2O और प्लस O3, ओजोन से भी किया जा सकता है। तो ये बन जाता है KMnO4, ये है प्लस ये बन जाएगा और क्या 2KOH और प्लस क्या O2। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छी होती हैं। या फिर सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोलिसिस भी की जा सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करके भी इसको चेंज कर दिया जाता है इस तरह से 1 माइनस में। तो ये है, तो ये ग्रीन कलर का था, देख रहे हैं आप, ये क्या था? ग्रीन कलर का होता है बच्चों। जबकि ये जो होता है, ठीक है, डार्क कैसे कलर का होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है, बल्कि पिंक सा दिखता है इस तरह से। तो ये है इसकी प्रिपरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। ठीक है, कि ये किस तरह से, तो जैसे पहला है डिकम्पोजिशन, जैसे आपने उसमें देखा था, इसका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो इस तरह से 2KMnO4 अगर हम इसको लें और हीट कर दें, तो ये चेंज हो जाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, यहाँ देखो 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस, तो एक डिसप्रोपोर्शनेशन इस तरह से। तो ये एक तो डिकम्पोजिशन हो गई। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन विद KOH सॉलिड। ठीक है, तो KMnO4 को अगर बच्चों इसके साथ हीट कर दिया जाए KOH के साथ, ठीक है, 2KOH, तो ये चेंज हो जाता है 2K2MnO4 प्लस H2O और प्लस हाफ O2। तो ये देख रहे थे आप कि ये पर्पल था और ये कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का इस तरह से। तो KOH के साथ ट्रीट करने से ये इस तरह से चेंज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान रखें कि KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजर इन 3 मीडियम्स। 3 अलग अलग मीडियम में ये ऑक्सीडाइजर होता है। जैसे फर्स्ट है इन एसिडिक मीडियम, किस में लेते हैं हम इसको? इन एसिडिक मीडियम में। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं बच्चों,
तो ये इस तरह से चेंज होगा, KMnO4 प्लस H2SO4, समझ गए ना, चेंज हो जाता है ये K2SO4 प्लस MnSO4, 2 मूल ले लें तो ये 2 मूल यहाँ लग जाएगा, कुल मिला के 3 प्लस 3H2O और प्लस 5O, यही ऑक्सीडाइज़र है। समझ गए ना। वो सारी रिएक्शंस आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कि 2Ki प्लस H2O प्लस O इक्वल टू KOH प्लस आयोडीन, इस तरह से, और इनटू इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5। ठीक है। ठीक इसी तरह से FeSO4 2 मोल, ठीक है, और फेरस अमोनियम सल्फेट अगर आप यहाँ ले लेंगे, मैं इसको इसी पूरा लिख दूँ इक्वेशन ही, इंटू 2NH4 का, ठीक है, होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O प्लस H2SO4 प्लस O, तब ये चेंज कर देगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये सॉरी ये गलत लिख दिया, और प्लस 2NH4 होल ट्वाइस SO4 ये है, और प्लस 7 मतलब 12 और 13 H2। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना 5 से, ठीक है। ठीक इसी तरह से SO2 अगर ली जाए प्लस H2O प्लस O तो क्या बना देगा, H2SO4, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। H2S लिया जाए और O के साथ रिएक्शन होगा तो H2O इन, ठीक है, और प्लस क्या बना देता है, सल्फर, तो यहाँ पर एक मिल्की प्रेसिपिटेट आता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर प्लस S, यही एक मिल्की PPT आएगा, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। SN अगर 2 प्लस आयन है तो चेंज कर देगा SN4 प्लस में, समझ गए बच्चों। ये सब इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आएंगे। ठीक है, NO2 है माइनस तो बना देता है NO3 माइनस। तो ये कुछ रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग इसमें। अब आता है एक न्यूट्रल मीडियम और फेयरली बेसिक मीडियम, समझ गए बच्चों। तो और यहाँ बता दूं कि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, इस वाले में, या इसका एक आयनिक इक्वेशन लिख दूं, MnO4 1 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn2 प्लस प्लस 4H2O, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यहाँ पर MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस बनने का, ठीक है, इस मीडियम में, और ये होता है 1.52 वोल्ट। इतना ध्यान रखना है कि इस मीडियम में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। अगर हम फेयरली बेसिक मीडियम की बात करें तो 2KMnO4 प्लस H2O, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, 2KOH प्लस MnO2 और प्लस 3O हो गए यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखें कि MnO4 1 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू MnO2, और प्लस इसमें KOH जो बना, या OH माइनस बेसिक हो जाता है ये यहाँ पर हल्का सा, इसकी OH बन जाने के कारण, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है MnO4 1 माइनस से MnO2 बनने का बच्चों, ये है 1.69 वोल्ट, जो पहले वाले से ज़्यादा है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर यही है। जैसे देखोगे आप Ki, ठीक है, और 3O, तो ये बदल देता है इसको KiO3 में, जो कि यहाँ पर देखो आप -1 था और 6 प्लस पहुँचा दिया, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। H2S के साथ अगर हम देखें O, समझ गए बच्चों, तो ये चेंज कर देगा H2O प्लस S, और इसमें भी 3 से मिल्की प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम S2O3 2 माइनस देखें और यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, तो इसको चेंज कर देता है ये इस तरह से SO4 माइनस और प्लस सल्फर, और इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से MnO4 1 माइनस, या हम कहें कि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर MnO4, इसके साथ देखें कि MnO2 प्लस, समझ गए बच्चों, H2O और प्लस O, इसको चेंज कर देता है ये Mn, ठीक है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देता है, सॉरी ये है
सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया मैंने, MnSO4, तो MnO2 प्लस H2SO4 इस तरह से, और यहाँ पे भी 3 से। तो ये इसकी कौन से मीडियम में हो गई, उसके न्यूट्रल मीडियम में इस तरह से। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एल्केलाइन मीडियम। अगर स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम रखा जाए, इसके अलावा यहाँ पर ये बच्चों ये बता दूं कि ये एक वेयर रिएजेंट भी कहलाता है। यहाँ पर ये क्या है, वेयर रिएजेंट। और वेयर रिएजेंट की रिएक्शन आपने देखा होगा एल्कीन बॉन्ड पर होती हैं। स्ट्रॉन्ग अगर मीडियम लिया गया है बच्चों तो KMnO4, ठीक है, यहाँ पर और प्लस 2KOH, तब ये चेंज हो जाता है K2MnO4 इस तरह से, और प्लस H2O और प्लस O। तो यहाँ पर इसका 7 प्लस से 6 प्लस में आता है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है MnO4 1 माइनस से MnO4 2 माइनस बनने का, वो है पॉइंट कितना होता है 656 वोल्ट इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, ठीक है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कहाँ है, तो MnO4 1 माइनस, ठीक है बच्चों, और ये कहाँ, न्यूट्रल मीडियम है। फिर कौन सा आ जाएगा, MnO4 1 माइनस एसिडिक, और फिर MnO4 1 ठीक है 1 माइनस और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन, ठीक है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, इसका 1.69 वोल्ट है, इसका 1.52 वोल्ट है, यहाँ पर 0.56 वोल्ट है। अगर हम कहें एन फैक्टर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका 3 था एन फैक्टर, यहाँ पर इसका 5 है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। 3 क्यों है बच्चों, 7 प्लस से 4 प्लस में जा रहा है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास की बात करें तो ये m/3 होगा, तो ये m/5 होगा, तो ये m/1 होगा। इस तरह से ये चीज़ें काम की हैं इसकी, इसलिए मैंने बता दी। अगर स्ट्रक्चर पूछ ले दोनों का, तो देखो बच्चों MnO4 1 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है MnO4 ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, 7 प्लस होती इसकी, और इसका हाइब्रिड जो है बनेगा तो उसमें बिल्कुल इक्वल बॉन्ड लेंथ होगी चारों MnO बॉन्ड की, ये इस तरह से। और चार्ज 1/4 माइनस 1/4 1/4 1/4, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऊपर देखा था CrO4 का भी यही स्ट्रक्चर होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इक्वल मतलब जो इसमें MnO जो बॉन्ड हैं ये होंगे इक्वल इन बॉन्ड लेंथ, समझ गए बच्चों, एंड इन बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह से। तो बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड ऑर्डर में। कलर नेचर जो है ना बच्चों, इसका कलर नेचर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, समझ गए ना, ये है। एंड इसका जो कलर नेचर है डाया मैग्नेटिक नेचर, समझ गए बच्चों कि ये डाया मैग्नेटिक होगा। और अगर आपसे पूछे कि MnO4 2 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 2 माइनस चार्ज आ रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर इसका भी एक हाइब्रिड बनेगा, सारे बॉन्ड लेंथ एक सी होंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल ही होगा ये, बस चार्ज पार्शियल चार्ज यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 2 4 में बट रहा है, तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये भी कैसा है, टेट्राहेड्रल। ओके, अब आता है कलर। तो अगर इसका कलर पूछ ले, कलर ऑफ MnO4 2 माइनस ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, समझ गए ना। और पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये था कुल मिला के हमारा KMnO4 के बारे में, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार रखना है आपको। ओके, तो ये था हमारा आज का मैटर। बाकी हम नेक्स्ट में ब्लॉक को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं आज एंड करता हूँ इस क्लास को।